सबसे पहले तो जो कुछ मोटी-मोटी बातें हैं, उसको आप समझ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है। और ये बात ये है कि 8 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और अभी वो लिंक भी चालू हो गया है, तो फॉर्म अभी आप भर सकते हैं। 8 फरवरी से लेके 8 मार्च के रात 9 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएँगे। तो लगभग आपको समय दिया गया है 28 दिनों का, क्योंकि फरवरी में तो 20 दिन इधर बचा है और 8 दिन आपको मार्च में। 4 हफ्ते का आपको टाइम दिया गया है नीट का फॉर्म भरने के लिए। और पेमेंट जो है वो आप कर सकते हैं 8 मार्च को रात के 11:50 तक। तो ये मोटी बात है। 3 मई को एग्ज़ाम है। फर्स्ट संडे ऑफ मई को ही एग्ज़ाम रहता है, तो 3 मई को एग्ज़ाम है। 2 बजे से 5 बजे दोपहर में पेपर है, जो एज़ यूजुअल पिछले साल जैसे 20 मिनट को हटाया था, अभी वही 180 मिनट आपको मिल रहा है। 2 बजे से 5 बजे तक आपको पेपर है और पेपर आपको ऑफ़लाइन है, जो अभी तक जैसा होता रहा है। तो इसमें कुछ नई बातें नहीं हैं, सेम वही है। पिछले साल 7 फरवरी को फॉर्म ओपन हुआ था, इस बार 8 फरवरी को हुआ है, बस 1 दिन का फ़र्क है। फ़ीस जो रखी गई है, वो जनरल कैंडिडेट के लिए ₹1700 है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1600 और एससी-एसटी या थर्ड जेंडर पीडब्ल्यूडी इन लोगों के लिए ₹1000 का फॉर्म का चार्ज है, अगर आप इंडियन हैं तो। जो आउटसाइड इंडिया से जैसे एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल वो अगर भर रहे हैं, तो उनके लिए 9,500 का नीट का फॉर्म का एप्लीकेशन फीस है। तो ये हो गई मोटी बातें। अब जब भी हम यहाँ कंसीडर करते हैं, जब भी हम यहाँ बात करते हैं नीट के फॉर्म में ओबीसी एनसीएल की, तो ये सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से है और उसी के हिसाब से आपको इसमें ओबीसी एनसीएल माना जाएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी जो बॉटनी प्लस जूलॉजी है। टोटल 180 क्वेश्चन हैं, 720 मार्क्स हैं। सही करने पे 4 मार्क्स और गलत करने पे -1। ये सब सिमिलर है। ये तो हो गई मोटी बातें। अब आते हैं हम लोग जो एक चीज जो आप ढूंढना चाह रहे थे कि क्या अलाइड हेल्थ सर्विसेज के बारे में कुछ कहा गया है। अभी तो ये जो नीट का जो ब्रोशर भी इन्होंने रिलीज किया, उसमें अलाइड हेल्थ सर्विसेज के बारे में कुछ कहा नहीं है। अलाइड हेल्थ सर्विसेज के बारे में ये एक नोटिस आया था पिछले महीने, जिसमें ये कहा गया था कि इस बार नीट के परव्यू में लाया जाएगा 10-12 प्रोग्राम्स को, जैसे बीएमएलटी, बीआरआईटी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, ये सब जो कोर्सेज हैं, या बीपीटी खास करके जो फिजियोथेरेपी वाला है, या बीओटी, ये सब जो प्रोग्राम हैं, इनको नीट के परव्यू में लाने का। लेकिन ये अभी नीट यूजी के फॉर्म में उसके बारे में बात नहीं। अभी जो बात कही गई है, आपको आयुष के सारे प्रोग्राम इसमें कवर्ड होते हैं, जो बीएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, साथ ही होम्योपैथी जो बीएचएमएस है। तो ये सब जो है नीट के परव्यू में है। एमबीबीएस, बीडीएस ऑब्वियसली है, और साथ ही वेटनरी जो अभी तक जो चल रहा है, उन सब चीजों को ही यहाँ पे रिपीट किया गया। अब आते हैं कि क्या-क्या बातें इन लोगों ने यहाँ कहा है, क्या-क्या बातें कही है, ब्रोशर के अंदर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। ब्रोशर में इन्होंने नीट के फॉर्म को कैसे भरना है, उसके बारे में बताया है। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, क्लास 12th में अभी आप अपियर कर रहे हैं, तो जो आपका क्वालिफाइंग कोड होगा वो 01 रहेगा। अब ये कोड वाला जो इम्पोर्टेंट ये है, और जो इसके बाद वाला जो कोड्स हैं, जो 02 से 07, जो पास्ट वाले लोग हैं। अब इसमें ही अलग-अलग तरह के किस तरह के स्कूल से पास्ट हैं, पास होने के बाद क्या 1 साल का कोई और कोर्स कर रहे हैं, उस पे वेरी करता है कोड नंबर 02 से 07। अगर आप अपियरिंग हैं तो 01। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं कि और इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो 4-5 चीजें हैं वो बदलना मुश्किल है, तो आपको खास ध्यान रखना है। वो है ईमेल आईडी, फोन नंबर, और जो और कुछ बातें जो आपको एकदम जो चेंज करना मुश्किल होगा, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर when candidate register. They have to enter the OTP received on their registered mobile number, and before submitting the fees, they have to enter the OTP received on your registered email address. इसका खास ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आप फोन नंबर या ईमेल आईडी लगा रहे हैं, वो फोन नंबर या ईमेल आईडी आपका हो, किसी और का ना हो, और वो आपका फोन चले अगले 6 महीने तक। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं।
ये जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल के अलावा पर्सनल डिटेल, एड्रेस, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटोग्राफ जो आप लाइव कैप्चर करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट नंबर 16 को आप पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 14 पे। ये हो गया। इसके बाद जो है जब हम लोग आते हैं कि एनटीए क्या करता है, तो एनटीए आपको एग्जाम कंडक्ट करेगा और उसके बाद एनटीए इज फैसिलिटेटिंग ऑल कैंडिडेट विद एडिशनल प्लेटफॉर्म ऑफ डिजी लॉकर टू डाउनलोड देयर डॉक्यूमेंट लाइक कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। तो ये सारी चीजें आपको जो एनटीए देगा, तो अपना डिजी लॉकर जो है उसको भी डिजी लॉकर के साथ ही आप अपने जो आधार है उसको लिंक करके रखिए, ताकि डिजी लॉकर में आप ये सब चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। खास करके ये कन्फर्मेशन पेज आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब आप नीट का फॉर्म भरते हैं। आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये कन्फर्मेशन पेज ही आपको सहारा बनेगा, अगर पेमेंट फँस गया है, कुछ भी हो गया है। और आपका एडमिट कार्ड भी जब आएगा, उसको भी ध्यान से रखना है, एडमिशन के अंत तक। स्कोर कार्ड ऑब्वियसली आप रखते हैं, तो उसको भी रख, तो ये सब आपको डिजी लॉकर के थ्रू भी मिल जाएगा। अगर कहीं इधर-उधर खोता है, तो आपके डिजी लॉकर में रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कि और इन्होंने क्या कहा है जो आपके लिए खास करके अभी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ये पॉइंट नंबर 34 देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 34 में है कि आपको किसी भी तरह का कोई ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, ये सब चीज़ें आपको लेके जाने नहीं दिया जाएगा। कोई भी तरह का जो आप सोच रहे हैं कि स्लाइड रूल, लॉग टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, माइक्रोफ़ोन, ईयरफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ये कोई भी तरह का गैजेट डिवाइस आपको नहीं ले जाने दिया जाता है। तो आप ये सब कभी भी ले ना जाएँ एग्ज़ाम के दिन। पॉइंट नंबर 35 को भी इन्होंने बोल्ड रखा है कि आपको जो है ये कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर। तो आप जो आप कपड़े भी पहन रहे हैं उसमें मेटल्स कम से कम हो, नहीं तो वो आपको दिक्कत करेंगे। They may also undergo various other identity verification checks such as biometric authentication, face authentication, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी भी वहाँ रहता है। तो ये सारी बातें इन्होंने इसमें मेंशन की है। ये सब पुरानी ही बातें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब इंडियन नेशनल के लिए क्या-क्या आइडेंटिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन नेशनल्स के लिए आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट नंबर, डिजी लॉकर, पैन कार्ड नंबर और एनी अदर वैलिड करंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये इम्पोर्टेंट है। तो जब आप जाते हैं एग्जामिनेशन देने भी, तो इसी से आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया। एक और जो पॉइंट नंबर ए है, ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी, पेज नंबर 18, रेडीनेस फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या-क्या ध्यान से पढ़ लेना है कि द इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सच एज द नेम ऑफ फादर, मदर एंड कैंडिडेट विथ करेक्ट स्पेलिंग। ध्यान से इसको कीजिएगा कि जो आप नाम भरते हैं तो स्पेलिंग सब सही होनी चाहिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th, 12th, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईटीसी में बी केप्ट रेडी। तो आप ये सारी चीजें जो है पहले अपने पास रख लीजिए, फिर ये फॉर्म भरने के लिए आप शुरू कीजिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भी अपेंडिक्स 9, तो रेप्लिका भी है यहाँ, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको भरिए। लास्ट में है अपेंडिक्स सेक्शन में जाएंगे, उसको फोटो निकाल के पहले एक बार भर सकते हैं, ताकि आपको उसका सही से आइडिया लगे कि आप क्या भर। एनआरआई और फॉरेन नेशनल के लिए पासपोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल जो है अपना पासपोर्ट नंबर हमेशा ध्यान रखें। एक देखिए पॉइंट नंबर सी में इन्होंने बोल्ड करके लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वापस पढ़ के बता दे रहा हूँ कि टू अवॉइड द नीड फॉर सबमिटिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट्स मे कंसिडर यूजिंग देयर ओन आधार कार्ड एज द मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आधार कार्ड से इसीलिए है कि आधार कार्ड में अगर आपके सारी चीजें करेक्ट है तो डिजी लॉकर ऑटो फैच करेगा, नीट का फॉर्म ऑटो फैच करेगा। तो आपका आधार कार्ड एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज जो है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैंने आपको बता दिए। एक है कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम। तो क्वेश्चन पेपर का मीडियम जब भी आप चुनते हैं,
13 लैंग्वेज में नीट का क्वेश्चन पेपर रहता है। मान लीजिए आपने मीडियम चुना हिंदी, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंग्लिश मिलता है, इंग्लिश और हिंदी, ये ऐसे करके आपको पेपर मिल जाएगा। आपने तेलुगु चुना, तो इंग्लिश और तेलुगु रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल होता है, अगर आप एक अपना रीजनल लैंग्वेज को चुनते हैं, तो आपको इंग्लिश में मिलता है, इंग्लिश के साथ में आपका वो रीजनल लैंग्वेज रहता है। पासवर्ड के बारे में भी इन्होंने लिख दिया है कि पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, पासवर्ड कैसा रखना है। 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस अल्फाबेट ज़रूरी है, एक लोअर केस अल्फाबेट ज़रूरी है, एक नंबर ज़रूरी है और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूरी है। तो जब आप पासवर्ड बनाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और जब फॉर्म भरते हैं, तो आपको ये पासवर्ड और एक जो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर, वो भी कहीं अपना ध्यान से लिख के रखें कि आपको जब भी अगर आप पासवर्ड को रीसेट करना है, तो आप अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर के आधार पे उसको पासवर्ड को रीसेट कर सकें और पासवर्ड जो है अपने पास ही रखें। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर याद रखिए, उसके थ्रू आप जो है पासवर्ड को रीसेट कर पाएँगे। और जो वेरिफिकेशन कोड जाता है, वो टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस के द्वारा जाता है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग तो हज़ारों बच्चों को हर साल उसके फॉर्म भरने और ये सब में मदद करते हैं। आप सिर्फ़ ईमेल एड्रेस पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। इवन फॉरेनर एनआरआई को मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमने ये प्रॉब्लम देखा है, पिछले साल हमारा एक रसिया का स्टूडेंट था, देखा है। फ़ोन नंबर जो है, जो आपका रहता है, उसको हमेशा रखिए ताकि एसएमएस आपको जा सके, क्योंकि कई बार वेरिफिकेशन सिर्फ़ ईदर ऑफ द वन नहीं है, बोथ है। मतलब एसएमएस पे भी वेरिफिकेशन होगा, जो एसएमएस जा रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ईमेल एड्रेस। मान लीजिए ईमेल एड्रेस आपका काम कर रहा है और एसएमएस नहीं कर रहा, तो भी आप वेरीफाई नहीं कर पाएँगे और ये हमने देखा हुआ है, इसी के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो फ़ोन नंबर भी आपका, जो भी आप रखते हैं, वो फ़ोन नंबर आपका चलना चाहिए और उस पे मैसेज आना चाहिए। ख़ास करके जो एनआरआई हैं, वो एक वहाँ का फ़ोन नंबर डालते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, वो नंबर ही नहीं चलता, तो आपको मुश्किल होगा। अब आपको ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड हिज हर लाइव फोटोग्राफ at the time of filling of the application form, and will also have to upload his her scanned images of recent passport size photograph taken after 1st January 2026, signature, left and right hand fingers and thumb impression, citizenship certificate if applicable, सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप ओबीसी एससी एसटी वाला है, अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन, क्लास 10th मार्कशीट एंड क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड्स इन परसेंटेज एज also duly indicating date of birth, and PWBD PWD certificate wherever applicable. All uploaded image should be in PDF, JPG, JPEG format clearly legible. तो ये जो है, ये सारे आपको तैयार रखने हैं, ये सारी चीज़ें, और इसका जो है आपको अपलोड करने के समय में आपको ज़रूरत आएगी और ये सब आप पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में रखेंगे, उसका साइज भी रहता है, तो उसी साइज में आपको ये अपलोड करना है। कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बारे में पॉइंट नंबर सी में ये कह रहे हैं कि नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड classes available on National Commission for Backward Classes, Government of India website. Thus, the candidate falling in this list may mention OBC NCL in the category column. तो अगर आप सेंट्रल के लिस्ट में ओबीसी एनसीएल में आते हैं, तो आप जो है अपने कैटेगरी कॉलम में ओबीसी एनसीएल भरें। पहले मैं आपको ऊपर का भी पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको एक बार इसको ऊपर भी कैटेगरी के बारे में पढ़ दे रहा हूँ। कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म, नेमली जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, OBC NCL. The OBC NCL category should only be selected by candidates belonging to the central list of OBC available on the National Commission for Backward Classes. Candidates of reserved category who do not fall under any of the above mentioned reserved category for the purpose of filling up NEET UG application form may apply under the general category. Caste certificate uploaded in the online application form of NEET UG 2026. Necessary document related to caste community will be verified
at the time of counseling by concerned central state counseling authority। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये कैटेगरी वाला जो है, ये कई बार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 40 परसेंटाइल में अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं, अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आप सेंट्रल के ओबीसी एनसीएल लिस्ट में आते हैं, तो आपको अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, तो अभी आप मार्क करेंगे कि आप ओबीसी एनसीएल हैं और आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेंगे। अगर आपने अभी यहाँ जनरल कैंडिडेट्स लिखा, तो चाहे आप ओबीसी एनसीएल हैं रियलिटी में, लेकिन अगर आप 40 से 50 परसेंटाइल में स्कोर करते हैं, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। आप जनरल कैंडिडेट्स की तरह आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50 परसेंटाइल हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। अगर आप फॉल करते हैं ओबीसी एनसीएल में सेंट्रल के लिस्ट में, तो अभी आप ओबीसी एनसीएल लिखें और आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें। ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ये सब भी हमने बहुत ये एग्जाम्पल से समझा है, देखा है बहुत केसेस में, इसीलिए मैं आपको यहाँ ये सारी बातें ऐसे बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस, अब ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें, तो ईडब्ल्यूएस में इन्होंने क्या लिखा है ये देखिए कि एज पर ऑफिस मेमो नंबर 2001301 2018 BC2 dated January 17, 2019, issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, and the office memo number 12/4/2019 U1 dated 17 January 2019, as well as the letters number 35 2019 TS 1 dated 21 January 2019, 1st February 2019, 4th February 2019, and 15th February 2019 of the MHRD Department of Higher Education, now known as Ministry of Education, regarding the implementation of reservation for EWS for admission in Central Educational Institution। ये तो इन्होंने केवल लॉ के बारे में लिखा। यहाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि EWS में क्या रहता है कि EWS हर साल के हिसाब से ये एनुअल फैमिली इनकम ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए कि आप 2026 में नीट के लिए क्या आप ईडब्ल्यूएस हैं या नहीं है, ये डिसीजन कहाँ से आएगा? ये आएगा कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक में आपका फैमिली इनकम क्या 8 लाख से नीचे है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स बनाना है कि आपका फैमिली इनकम 8 लाख से अगर नीचे है तो आप ईडब्ल्यूएस हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हैं, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको अभी ईडब्ल्यूएस फॉर्म में लिखना है। इसके अलावा जो नेशनैलिटी है आपकी, चाहे अगर आप इंडियन नेशनल हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, फॉरेन नेशनल हैं, जो भी हैं, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, वो आपको वहां मेंशन करना। 3 सिटी के चॉइसेस आपको देना है एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में, और एग्जामिनेशन सेंटर की भी लिस्ट इन्होंने अपेंडिक्स 5 में दे रखी है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सेंटर है जो कि आपके स्टेट में है, और आप वहां से अपने चॉइसेस बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने जो आपको कहा था लैंग्वेज वाली बात कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेक्स्ट बुकलेट इन इंग्लिश, candidates opting for Hindi or regional language would be provided bilingual test booklet, that is English plus Hindi or regional language. In case of any ambiguity in the translation of any of the question, its English version shall be treated as final. तो इंग्लिश अगर आपने ऑप्ट किया तो आपको सिर्फ इंग्लिश में पेपर मिलेगा, अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया तो इंग्लिश प्लस हिंदी में आपको पेपर मिलेगा। लेकिन जो आपको जहां से कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ट्रांसलेशन की एम्बिग्विटी हुई, तो इंग्लिश वाले पेपर को ही सही माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई रीजनल लैंग्वेज में चाहते हैं पेपर को, तो रीजनल लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, पर साथ में इंग्लिश भी रहेगा। एकेडमिक डिटेल के बारे में मैंने बोल दिया था। एकेडमिक डिटेल और जो कोड है उसके बारे में भी बोला है। जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं वो 1 हैं, और जो पास हैं वो 2 से 7 के बीच में है। मैंने आपको कहा था कि ये सब फोटोग्राफ वगैरह रखना है, और वो फोटोग्राफ का जेपीजी, उसके साइजेस भी यहाँ लिखे हैं कि सिग्नेचर जैसे 10 केबी से 100 केबी होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर थंब इम्प्रेशन जो है वो 10 केबी से 200 केबी होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये डी में उन्होंने सारे जो आपके जो स्कैन्ड इमेजेस हैं वो कितने बड़े साइज में होंगे, और वो सब इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब फोटोग्राफ के बारे में मैंने फोटोग्राफ जो अपलोड होगा वो है कि
Passport size, same passport size is to be used for uploading with online application form and for pasting on attendance sheet at the examination center, counseling, admission candidate admission. मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो आप अभी यहाँ पर अपलोड करेंगे वही वाला आपको जब आप एग्जामिनेशन में जाए हॉल में जाएंगे वहाँ अटेंडेंस सीट पे भी आपको वही लगाना है, एडमिट कार्ड पे भी उसको वही पोस्ट करेंगे पेस्ट करेंगे आप, और एडमिशन के दरमियान भी आपको काउंसलिंग के दरमियान एडमिशन के दरमियान भी आपको वही वाला पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तो आप जो है कैंडिडेट्स आर रिमाइंडेड टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। तो ये आप अपना निकाल लें। स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। तो ये सब आप देख लीजिए कि क्या फोटोग्राफ के अंदर में जो इन्होंने कहा है इसके बारे में इन्होंने लिख दिया। ये पेज नंबर 22 पे है और किस तरह का ये फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर के बारे में मैंने बोल दिया आपको। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड फिंगर, ये सब जो है आपको जेपीजी फॉर्मेट में बना लेना है। फी पेमेंट के लिए है कि फी पेमेंट आप कर सकते हैं। फी पेमेंट के लिए भी बहुत सारे गेटवेज हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो जो आपका 1700 रुपये है ओपन वाले कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, प्लस उसमें 10, 12, 15 रुपये का चार्जेस लगता है और वो आप फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट के बाद ही आप जनरेट कर पाएंगे कंफर्मेशन पेज, फिर वो आपको रख लेना है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, इसको अभी आप समझ लीजिए कि द एग्जामिनेशन फीस वंस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। ठीक है, तो एक बार आपने ये फीस पे कर दिया तो ये रिफंड नहीं होगा आपको, चाहे आप एग्जाम में अपेयर हो या ना हो। कैंडिडेट्स मस्ट note that mere deduction of fees from the bank account is not proof of fee payment. Payment should be supported by an updated fee payment and generation of the confirmation page. Generation of the confirmation page is proof of successful submission of the application form. इसके बारे में भी हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ क्योंकि सालों यही सब हम लोग करते हैं। तो जब तक आपका कंफर्मेशन पेज नहीं आया तो आप कहेंगे कि पेमेंट कट गया था, लेकिन अगर आपको रिफंड आ गया इसका मतलब है आपका फॉर्म सबमिशन जब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हो गया। OTP generated on the NEET UG 2026 website while registering submitting the form will be valid for 10 minutes. After the lapse of this period, candidates need to click on the link to resend OTP to generate a new OTP. तो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण चीजें थी फॉर्म भरने को लेके वो आपको यहाँ पे कवर किया है। डमी आप पहले इसमें अपेंडिक्स में जाकर उसका प्रिंट आउट लेके अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बाद आपको ज़्यादा यहाँ फॉर्म भरने में तकलीफ नहीं आएगी। आधार कार्ड वाली चीज को एक बार बोल देना चाहता हूँ। आधार कार्ड, all the candidates appearing for national eligibility cum entrance test are advised to ensure that Aadhaar card is accurate, valid and duly updated in all respect. The Aadhaar detail must correctly reflect the following information of the candidate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। एडवाइजरी भी पहले आया था तब भी बताया था। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये जो 5-6 चीजें हैं ये अपने आधार में देख लीजिए कि एकदम सही है। कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग एनी करेक्शन और अपडेट इन देयर आधार डिटेल मे डू सो बाय फॉलोइंग द UIDAI गाइडलाइन फॉर आधार अपडेट्स रिलेटेड सर्विसेज। कैंडिडेट्स में विजिट द ऑफिशियल UIDAI वेबसाइट। तो आपको अगर इन चीजों में कहीं कुछ दिक्कत है उसको आप ठीक करें। UDID कार्ड for person with disabilities. Candidates have been advised that UDID card is valid, updated and renewed as required. ये भी एडवाइजरी के थ्रू पहले ही एनटीए ने बता दिया था। तो जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उनका UDID कार्ड तैयार रहना चाहिए और करेक्ट रहना चाहिए। Permanent UDID is to be produced at the time of counseling for medical physical assessment as designated center for claiming the category. कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए कैंडिडेट्स हैव बीन एडवाइज्ड दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS, SC, ST, OBC, NCL इज अपडेटेड एंड वैलिड। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया है, सिलेबस भी पहले ही रिलीज कर दिया था। तो सिलेबस के बारे में आपको हम लोगों ने पहले ही अपडेट किया था। सिलेबस इन्होंने पूरा दे दिया है। सिलेबस अगर आप फिर से देखना चाहते हैं सिलेबस यहाँ देख सकते हैं आप। एक और क्राइटेरिया मैं जरा यहाँ बता दूं क्योंकि एक क्राइटेरिया के लिए भी रहता है कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप समझिए कि 17 साल
स्टूडेंट का कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर को। इस साल के 31 दिसंबर 2026 को मिनिमम एज 17 साल स्टूडेंट के होने चाहिए। अब इसको जो है, इसको आप ऐसे समझें कि आप जो है 31 दिसंबर 2009 इसके पहले आपका जन्म होना चाहिए। अपर एज लिमिट है नहीं, तो इसके पहले आपका कोई भी ईयर हो, 31 दिसंबर 2009 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं रहना चाहिए, मतलब ये मिनिमम। अपर एज लिमिट के बारे में इन्होंने लिखा है कि अपर एज लिमिट जो है कि एज पर लेटर नंबर इन्होंने दे दिया है यूजीएमईबी डेटेड 9 मार्च 2022 रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड रिगार्डिंग द अपर एज लिमिट, देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, 2022 में इन लोगों ने ये फैसला ले लिया था कि कोई अपर एज लिमिट है नहीं। तो कोई भी एज का, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, फिर भी आप नीट का एग्जाम लिख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने एनआरआई ओसीआई फॉरेन नेशनल का क्राइटेरिया के बारे में भी बोला है, तो मैं ये भी पढ़ दे रहा हूँ आपको कि एनआरआई ओसीआई फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस सब्जेक्ट to rules and regulation framed by the respective state government, institution, and the government of India, as the case may be. The NRI and OCI applicants candidates have to upload a certificate from the concerned Indian diplomatic mission in the country of their residence in support of their claim as NRI OCI candidate, along with their online application form for NEET UG 2026, and retain the original of such document for producing it at the time of counseling admission to the courses covered under NEET UG. Simply, a foreign applicant for NEET UG 2026 shall also upload documentary proof, that is relevant pages of valid passport or a certificate from the authority in the country of his her nationality regarding his her citizenship status in support of his her nationality, along with online application form, the format of embassy certificate and citizenship certificate or any documentary proof of citizenship are given in Appendix 6 and Appendix 7. Foreign national may confirm their eligibility from the competent state authority and counseling authority as the case may be. तो इसका जो है फॉर्मेट भी दिया हुआ है अपेंडिक्स 6 और 7 में। आपको बेसिकली दो जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है एम्बेसी सर्टिफिकेट जो आपको प्रूफ करेगा कि आप एनआरआई हैं, और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ये प्रूफ करता है कि आप जो है सिटीजन हैं। तो अगर ये सर्टिफिकेट है, आप एनआरआई ओसीआई हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए। ओसीआई का इन्होंने इसका भी कर दिया है क्लियर, ए और बी दो इन्होंने लिख दिया है क्राइटेरिया कि इंडियन नेशनल एनआरआई ओसीआई पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन एंड फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन मेडिकल डेंटल आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी कॉलेजेस subject to the rule and regulation framed by respective state government, institution and the government of India as the case may be। तो आप जो है डेफिनेटली एलिजिबल हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। कोड के बारे में मैंने आपको कहा था, कोड के बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कोड जो है, जो 7 कोड हैं, कौन कौन लोग किस तरह के कोड में आते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है पेज नंबर 31 कि ये जो 7 कोड हैं, कौन सा कोड आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो यही है। अब काउंसलिंग और इसके रिलेटेड हम लोग फिर आगे बात करेंगे कि एमसीसी किसकी काउंसलिंग करता है। यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म का, अभी पहले फॉर्म भरने का आप कर लें। तो आज जो है इस सेशन में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपको जो है नीट का फॉर्म आउट हो गया है, नीट का फॉर्म आप भर सकते हैं। नीट का फॉर्म भरने के लिए 8 मार्च तक आपके पास वक्त है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फॉर्म भरने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आखिरी के जाके कुछ पेजेस जो इन्होंने सैंपल वाले दिए हैं उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फिर नीट फॉर्म को भरिए। अगर आप मेरे से मदद चाहते हैं तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। नीट फॉर्म भरने से लेकर आगे आके आपकी पूरी काउंसलिंग में हम लोग मदद करेंगे। आज आप इस लाइव सेशन में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।